तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सल्फेसिटामाइड ड्रग। तो ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि व्हाट आर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, और एंटीफंगल भी है ये, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी। तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स में एंटी मीन्स जो रिमूव करे, एंड बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। ठीक है। तो जो ड्रग्स जो हैं विच डिक्रीज और एलिमिनेट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और कैसे आइदर बाय किलिंग और हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स। ठीक है। तो ये तो काम एंटीबायोटिक्स भी करते थे। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इज़ द मेजर क्लास ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। ठीक है, उसी की क्लास है ये, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की क्लास है एंटीबायोटिक्स। और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें हम बैक्टीरिया से ही बैक्टीरिया को किल करने की ड्रग बनाते हैं। ठीक है। जबकि जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स बाकी हो सकते हैं वो दीज आर प्योरली सिंथेटिक इन ऑरिजिन। ठीक है। और टारगेट ओनली, ये जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं दे टारगेट ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन द बॉडी, और ये जो है फंगल और वायरल इन्फेक्शंस को टारगेट नहीं करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट आर फिर एंटीफंगल एजेंट्स। तो एंटीफंगल एजेंट्स अगेन जो फंगस को रिमूव करें, फंगस के इन्फेक्शन को रिमूव करें। ठीक है। तो ड्रग्स विच ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड किलिंग दैम आर नोन एज एंटीफंगल एजेंट्स। तो जो इनहिबिट करते हैं, जो रोकते हैं ग्रोथ को, जैसे हमने एंटीबायोटिक्स में भी पढ़ा था कि वो बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, तो उसी तरह जो एंटीफंगल में भी होता है कि फंगीसिडल हो सकते हैं वो, या फंगीस्टैटिक हो सकते हैं। तो फंगीसिडल कौन से होंगे? दैट किल द फंजाई आर नोन एज फंगीसिडल antifungal agents, and that inhibit the fungal growth are known as fungistatic antifungal agents. ठीक है। अब एक तो हमने ये किया कि किलिंग और इनहिबिशन पे ये दो तरह के होते हैं एंटीफंगल एजेंट्स। तो उसी तरह से एंटीफंगल एजेंट्स जो हैं वो और भी क्लासीफाई किए हुए हैं कि उनको मतलब लेने का तरीका कैसा है। कि टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट है वो, मतलब दो तरह के हैं, टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स एंड सिस्टेमिक एंटीफंगल एजेंट्स। ठीक है। तो जो टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट हैं, अगेन आपको नाम से भी क्लियर हो जाता है कि टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स जो हैं वो टॉप लेयर पे स्किन की डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं। जहाँ पे आपको इन्फेक्शन है, कहीं पे भी किसी को जो भी इन्फेक्शन है तो उसी साइट पे वो डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं। किस फॉर्म में? जैसे क्रीम्स आती हैं, सॉल्यूशंस आते हैं, लोशन, पाउडर, जेल और स्प्रे की फॉर्म में। ठीक है। और जहाँ पे भी कोई फंगल इन्फेक्शन है ना, तो अगर आप उसी के ऊपर डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करें तो वो टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स होते हैं। ठीक है। तो जो टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स हैं दे ट्रीट स्किन इन्फेक्शन सच एज एथलेट्स फूट, रिंग वर्म एंड यीस्ट इन्फेक्शन एट्सेट्रा। हो जाता है ना, रिंग वर्म होते हैं ना कईयों को, दाद, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं या कोई लोशन लगाते हैं। ठीक है। वहीं जहाँ पे वो हुआ होता है, और उसके बाहर को उनको नहीं लेके जाते हैं क्रीम को, वहीं पे ही डायरेक्ट जो है वो लगाएंगे, तो वो टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स होते हैं। और इसकी लिटिल टॉक्सिसिटी होती है बिकॉज द पुअर एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन। तो स्किन के बाहर वाले फंगस को तो वो किल कर देगा, लेकिन स्किन के अंदर नहीं जाएगा, तो टॉक्सिक नहीं करता है वो हमारी बॉडी को। ठीक है। जैसे ट्राइमाजोल इसमें यूज़ की जाती है क्रीम। ठीक है। टर्कोनाजोल। ठीक है। जो जोल आते हैं ना बच्चा, जोल, वो आपके फंगस वाले दवाइयाँ होती हैं, एंटी फंगल वाली दवाइयाँ होती हैं वो। ठीक है, जो फंगल इन्फेक्शन को दूर करती हैं। और जैसे यहाँ पे भी हो गया जोल, देखिए है ना,
तो यहाँ पे तो चलो ये तो एक्सेप्शंस भी होते हैं, पर ज़्यादातर जो जोल लिखा होता है जिनमें एंड में, वो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं। तो टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट टॉप पे लगाते हैं, ठीक है, और मतलब बाहर लगाएंगे साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। और जो सिस्टेमिक एंटी फंगल एजेंट्स हैं वो गिवन टू द पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट और इंजेक्शन। तो वो इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी के अंदर। तो नेचुरली इनकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, अगर किसी पर्सन को होती है, उनसे इन्फेक्शन हुआ, मतलब उनसे अगर उनको एलर्जी हुई तो फिर वो टॉक्सिक भी हो सकती हैं उनके लिए, क्योंकि वो अंदर इंजेक्ट की जाती हैं टेबलेट की फॉर्म में या फिर इंजेक्शन की फॉर्म में। और उनके एग्जाम्पल जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी, ये भी आपका सिस्टेमिक एंटीफंगल एजेंट्स हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है कि जो हमारा टॉपिक है सल्फ एसिटामाइड। तो सल्फ एसिटामाइड जो है वो एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। सल्फ एसिटामाइड वो एक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स है, सल्फोनामाइड। अब देखिए यहाँ पे सल्फा ड्रग्स की बात आती है। सल्फ एसिटामाइड एक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है और इनको सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं, सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं। और सल्फा ड्रग्स जो हैं वो बहुत पहले से वर्ल्ड में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं। और क्योंकि उनकी एक तो ये जो सल्फा ड्रग्स होती हैं इनकी लो कॉस्ट होती है, टॉक्सिसिटी लो होती है और वाइड एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम होता है। वाइड एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये रिमूव करते हैं सल्फा ड्रग्स। तो सल्फ एसिटामाइड जो होता है वो क्या है, एन एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ सल्फेनिलामाइड, ठीक है। सल्फेनिलामाइड आपको अभी आगे क्लियर हो जाएगा कि सल्फेनिलामाइड क्या है, एन एसिटाइल डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे जो है केमिकल स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ की हुई है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एन एसिटाइल, मतलब ये वाला एन, इस एन पे एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, एन एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ सल्फेनिलामाइड, दिस इज सल्फेनिलामाइड। अगर यहाँ पे NH2 हो जाता है तो वो है सल्फेनिलामाइड। N4 अमीनो, इसका नाम देखिए, N4 अमीनो फिनाइल सल्फोनाइल एसिड अमाइड, ठीक है। तो ये देखिए N के साथ क्या लगा हुआ है, ये है N, इस N के साथ क्या क्या लगा हुआ है, 4 पोजीशन पे अमीनो फिनाइल, 4 अमीनो फिनाइल सल्फोनाइल, दिस इज सल्फोनाइल, सल्फोनाइल हुआ ना ये एन के साथ, मतलब अगर ये लगा हुआ है तो सल्फोनाइल और एसिड अमाइड, सल्फोनाइल एसिड अमाइड। अमाइड क्या होते हैं, एसिड अमाइड क्या होते हैं, CH3CONH2 होता है। तो NH2 का H इज़ रिप्लेस्ड बाय दिस होल ग्रुप, ठीक है, सल्फोनाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस हुआ है H। तो इसका ट्रेड नेम क्या है, ब्लेफ। ब्लेफ इज़ द ट्रेड नेम ऑफ सल्फ एसिटामाइड। देन इसका एक्शन कैसे होता है, मतलब एक्शन कैसे करता है ये बॉडी में। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, हमारे जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, उसकी फोलेट सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है ना। फोलिक एसिड बनते हैं बैक्टीरिया में, तो वो जो हैं वो उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, उन बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए। अगर उनकी ग्रोथ ही या उनकी सिंथेसिस ही इनहिबिट हो जाए, रुक जाए, तो फिर बैक्टीरिया मर जाएगा। मतलब जो चीज़ें बैक्टीरिया के लिए चाहिए उनकी सिंथेसिस ही अगर रुक जाए, जैसे हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन चाहिए हमें, तो अगर हम उनकी सिंथेसिस ही हमारी बॉडी में रुक जाए तो हम लोगों को भी तो अफेक्ट करेगा ना। तो उसी तरह से बैक्टीरिया के लिए फोलेट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी सिंथेसिस को ये रोक देता है सल्फ एसिटामाइड, ठीक है। और ये और क्या करता है, डिक्रीज़ द DNA सिंथेसिस,
और इसलिए ये बैक्टीरियल ग्रोथ को हिंडर कर देता है। डीएनए सिंथेसिस भी रोक देगा, फोलेट सिंथेसिस रोक देगा उसमें, ठीक है। और पर जो बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया जो है वो अपना फोलेट खुद सिंथेसाइज करते हैं वैसे बॉडी में, पर जो बैक्टीरिया अपना ओन फोलेट सिंथेसाइज नहीं करते हैं, डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फोलेट, आर रेजिस्टेंट टू सल्फेसिटामाइड। मतलब उनको सल्फेसिटामाइड का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। मतलब बैक्टीरिया के भी तो टाइप होते हैं ना, जो फोलेट अपने आप बनाएंगे उनको तो ये सल्फेसिटामाइड किल कर देता है, ठीक है। लेकिन जो नहीं बनाते अपना फोलेट खुद, उनको नहीं करेगा, ठीक है, उनको किल नहीं करेगा, उनके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है सल्फेसिटामाइड का। तो देन इट इज़ सल्फेसिटामाइड की स्ट्रक्चर हो गई। देन इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स में इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट आई इन्फेक्शंस, ठीक है। एक तो आई इन्फेक्शन को ख़त्म करता है ये, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को, स्किन इन्फेक्शंस को ये प्रिवेंट करता है, इससे स्किन इन्फेक्शन वगैरह नहीं होते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स में अगर हम आ जाएं तो जब इसका टॉपिकल यूज़ करते हैं ना कंजक्टिवाइटिस में आई का इन्फेक्शन होता है ना, तो आई में जब आपने इसको टॉपिकल यूज़ किया तो समटाइम्स इट कॉज एडवर्स रिएक्शन लाइक स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। तो कई बार तो बहुत ही ज़्यादा एक सिंड्रोम हो जाता है, इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम। ये देखिए ये होता है इसमें, जो यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है ना, इस तरह की रेडनेस आ जाती है पूरी बॉडी के ऊपर, इन्फेक्शन अगर इसका मतलब एडवर्स रिएक्शन अगर हो जाए, ठीक है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट एंड यूजेस थे। देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि जो सल्फेसिटामाइड हैं उनसे उनके कंजक्टिवाइटिस में अगर टॉपिकल यूज़ किया जाए तो उसमें कौन सा सिंड्रोम होता है, तो इसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो जाता है। देन सिंथेसिस ऑफ सल्फेनिलामाइड करेंगे पहले, क्योंकि इसके 2 स्टेप्स होते हैं बच्चे। हमने पीछे किया था ना कि सल्फेनिलामाइड ड्रग है, ये एंटीबायोटिक है, तो पहले सल्फेनिलामाइड बनाते हैं, ठीक है। तो सल्फेनिलामाइड से फिर सल्फेसिटामाइड बनता है, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ सल्फेनिलामाइड में दीज 6 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है सिंथेसिस ऑफ बेंजीन से, इसकी सिंथेसिस होती है, बेंजीन से स्टार्ट करते हैं और बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन बनेगा पहले NO2, फिर उससे एनिलीन बनेगा, मतलब NH2 आ जाएगा जब इसके ऊपर, फिर एनिलीन बनता है सेकंड स्टेप में। फिर उसके बाद सिंथेसिस ऑफ एसिड एनिलाइड बनता है, यहाँ पे एसिड ग्रुप आ जाता है, एसिड एनिलाइड बनता है। देन सिंथेसिस ऑफ 4-एसिटामिडो बेंजीन सल्फेनाइल क्लोराइड होता है नेक्स्ट स्टेप में, अभी हमने अगली स्लाइड में पढ़ना है। देन सिंथेसिस ऑफ 4-एसिटामिडो बेंजीन सल्फोनामाइड उसके बाद। देन सिंथेसिस ऑफ लास्ट में सल्फ एनिलामाइड, फिर सल्फ एनिलामाइड से फिर सल्फेसिटामाइड बनता है। तो पहले सल्फ एनिलामाइड की सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बोला 6 स्टेप्स हैं। तो सल्फेनिलामाइड की सिंथेसिस में बेंजीन से स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप इज़ नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक, हमने कई बार बेंजीन की नाइट्रेशन पढ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और दैट इज़ डन विद द नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और इसमें जो है NO2 ग्रुप इनकॉर्पोरेट हो जाता है और नाइट्रोबेंजीन बनता है। देन सेकंड स्टेप में इसकी हमने एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन में NO2 ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। तो रिडक्शन हुई, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, SN टिन की प्रेजेंस में और HCl के प्रेजेंस में। जो टिन है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, और खुद इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसको तो रिड्यूस करेगा पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, 0 से प्लस में गई, ठीक है। मतलब टिन तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब SnCl4 में किस में आ गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है
और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो एनिलीन बन गया। देन नेक्स्ट स्टेप में जो है एसिटाइलेशन करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज़ एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन हम NH2 ग्रुप की करेंगे। तो ये स्टेप प्रोटेक्शन का स्टेप है। इसमें जो है जो एनिलीन है, एनिलीन का NH2 ग्रुप है, इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं विद इस CH3CO ग्रुप से, तो एसिटाइलाइड बन जाता है। और एसिटाइलेशन किसके साथ करते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसके साथ एसिटाइलेशन हो जाती है। तो दिस स्टेप इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। ठीक है, और ताकि मतलब हम अगले जो स्टेप करें सल्फोनेशन और अगला जो हमने एमिनेशन स्टेप करना है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए इसको पहले प्रोटेक्ट कर देते हैं ताकि ये ग्रुप जला ना जाए, कहीं ऐसा ना हो हम क्लोरोसल्फोनेशन करें और यही स्टेप गायब हो जाए, है ना। तो इसलिए इसकी प्रोटेक्शन कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ स्टेप जो है दैट इज़ क्लोरोसल्फोनेशन। और क्लोरोसल्फोनेशन जो है वो क्लोरोसल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में की जाती है, ClSO3H। ठीक है, सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में क्लोरोसल्फोनेशन की जाती है, और इसमें पैरा पोजीशन पे जो है वो आपका सल्फोनिल क्लोराइड ग्रुप जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है इसकी पैरा पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? क्लोरोसल्फोनेशन के बाद 4-एसिटामिडो, मतलब 4 पोजीशन पे अब ये वाला मेन ग्रुप बन जाएगा ना, सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो 4 पे एसिड अमीडो ग्रुप है, 4 एसिड अमीडो बेंजीन, 1 पे बेंजीन के 1 पे क्या है? सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको इरेज कर देती हूँ पहले सबको। देन नेक्स्ट स्टेप जो है 5th स्टेप, ये आ जाता है आपका द स्टेप ऑफ एमिनेशन। तो अमोनिया यहाँ इस स्टेप में हम ऐड करेंगे, और जो यहाँ पे सल्फोनिल क्लोराइड था तो इसका Cl जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय NH2। ठीक है, तो NH2 ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? NH2 ने क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इधर। ठीक है, और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा? N4 सल्फ अमोइल फिनाइल एसिड अमाइड। ठीक है, यहाँ पे ये तो है एसिटामाइड। ठीक है, एसिटामाइड ये हो गया फिनाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये फिनाइल N के साथ कौन सा ग्रुप लगा है? इस N के साथ आपका मतलब इस वाले N के साथ, जो एसिटामाइड का N है ना, N है, इसके साथ ये पूरा ग्रुप लगा है। इस पूरे ग्रुप का नाम जो है वो क्या है? 4 पोजीशन पे सल्फामोइल फिनाइल एसिड अमाइड। ठीक है, N एसिटामाइड के N के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम है 4 सल्फामोइल फिनाइल एसिड अमाइड। देन उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, इसमें जो प्रोटेक्शन हुई थी आपके NH2 ग्रुप की, अब ये प्रोटेक्टेड ग्रुप को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये किससे होगा? बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, HCl और वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये ग्रुप देखिए फ्री हो गया अब। ठीक है, ये वाला ग्रुप प्रोटेक्शन से फ्री हो गया। फिर जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम Na2CO3 बेस डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, और आपका जो सल्फेनिलामाइड है वो बन जाता है। सल्फेनिलामाइड का दूसरा नाम क्या है? 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड, दिस इज सल्फोनामाइड। 4 पे
बेंजीन है 4 पोजीशन पे, बेंजीन देखिए 4 पोजीशन पे अमीनो बेंजीन और सल्फोनामाइड, ठीक है। तो सल्फेनिलामाइड बोलते हैं इसको। तो जब ये बन जाता है फिर हम सल्फ एसिटामाइड बनाएंगे इससे अब। तो दिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ सल्फेनिलामाइड। 6 स्टेप्स हैं, आपने सारे याद कर लेने हैं। फर्स्ट नाइट्रेशन, देन रिडक्शन, देन एसिटाइलेशन, देन क्लोरोसल्फोनेशन एंड देन एमिनेशन और लास्ट में हाइड्रोलिसिस और न्यूट्रलाइजेशन। देन नेक्स्ट में आपका आ जाता है सिंथेसिस ऑफ सल्फेसिटामाइड फ्रॉम सल्फेनिलामाइड। तो सल्फेनिलामाइड हमने पीछे किया था, बनाया था, ठीक है। 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइड। इसमें आपके 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप एसिटाइलेशन का है। अब एसिटाइलेशन आपने किस ग्रुप की करनी है? यहाँ पे जब एसिटाइलेशन हो रही है तो एसिटाइलेशन तो हम ये NH2 पे होती है, NH2, और यहाँ पे भी NH2 है, तो दोनों ही ग्रुप पे एसिटाइलेशन हो जाएगी यहाँ पे पहले, क्योंकि हमारा जो सल्फ एसिटामाइड है बच्चे, वो भी एसिटामाइड ही है, हमें एसिटामाइड ही चाहिए। तो एसिटाइलेशन कर देते हैं दोनों ग्रुप्स की। जैसे बाय एसिटाइलेशन ऐसा तो नहीं होगा, ये सिलेक्टिव रिएजेंट तो है नहीं, कोई हमने सिलेक्टिव इसको बनाया नहीं है, हमने सीधा एसिटाइलेशन कर दी एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के, तो दोनों ही ग्रुप इसमें एसिटाइलेटेड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? NHCOCH3 और यहाँ पे भी NHCOCH3। तो N4 एसिड अमीडोफिनाइल सल्फोनाइल एसिड अमाइड, ठीक है। इस सारे ग्रुप को हमने एक साथ नेम किया और ये है एसिड अमाइड। तो 4th पोजीशन पे इस N की पहले इसके साथ लगा हुआ है ना ये सारा ग्रुप, तो N4 एसिड अमीडोफिनाइल सल्फोनाइल, एसिड अमीडोफिनाइल सल्फोनाइल एसिड अमाइड। तो यहाँ पे इसमें जो है हमारे पास जो आता है, इसको हम एसिटाइलेशन ऑफ सल्फेनिलामाइड, तो इसमें N1 N4 डाई एसिटाइल डेरिवेटिव भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। N1 N4 डाई एसिटाइल डेरिवेटिव। तो इसमें N1 जो है वो ये है N1 N4, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, N1 N4 डाई एसिटाइल डेरिवेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमने एक से तो रिमूव करना है, इस वाले से हमने एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करना है, तभी आपका सल्फेसिटामाइड बनेगा। तो पर इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, और उसमें नेचुरली HCl की प्रेजेंस में होती है, लेकिन उसको एल्केलाइन भी बनाएंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए बाद में जो एक्सेस ऑफ एसिड डला हुआ है ना। और क्रिस्टलाइजेशन के लिए भी HCl ही डालेंगे। तो इस स्टेप में हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की। पार्शियल हाइड्रोलिसिस इसलिए करनी पड़ रही है बच्चे कि कहीं ये भी हाइड्रोलिसिस में ना आ जाए, ठीक है। इसलिए पूरी हाइड्रोलिसिस ना करके हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिसकी वजह से आपका यही ग्रुप हाइड्रोलाइज होगा इनटू NH2 और बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा इंटैक्ट। तो ये N4 अमीनोफिनाइल सल्फोनाइल एसिटामाइड दैट इज़ सल्फेसिटामाइड बन जाएगा, ठीक है। किससे? सल्फेनिलामाइड से। और यहाँ पे जो है ये आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस एट N4 पे की है ना। मैंने बोला था ना ये N1 है और ये N4 है। तो हमने हाइड्रोलिसिस किस पे की है, किस वाले N की है, N किसके N के ऊपर की है? इस वाले N4 के ऊपर। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ N4 एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। एंड देन दिस इज द सिंथेसिस ऑफ सल्फ एसिटामाइड फ्रॉम सल्फेनिलामाइड।
माइड। तो पहले सल्फेनिलामाइड बनाना है, फिर सल्फेसिटामाइड बनाना है, क्योंकि ये ड्रग है वो सल्फेनिलामाइड की ही आगे डेरिवेटिव है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।